हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांतु जेईई मेडी जी पे। जल्दी से एक बार फटाफट सारे मेरे बच्चे सेशन में हाजिर हो जाएंगे। बेटा आज हम लोग करने वाले कंप्लीट डिटर्मिनेंट को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपका मिड टर्म एग्जाम आने वाला है, आपके लिए सेशन एकदम रामबाण साबित होने वाला है। यानी कि अगर तुमने ए टू जेड सारी बातों को देख लिया, मैं आपको सच बता रहा हूं बेटा, इसी में से सारे क्वेश्चन तुम्हारे उठ के आ जाएंगे, बस तुम आराम से जाके छाप देना। ठीक है, तो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में देखो हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। आज बेटा अपन मेनली कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में, माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चन का टाइप भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कहां से आपके ज्यादातर मेजर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो एक बार को यहां पर देखो, आगे मूव ऑन करने के पहले सबसे पहले एक बार हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट बेटा बेसिकली क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक टूल होता है। टूल यानी कहने का मतलब क्या कि सर हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम इसको चाहे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने में यूज कर लें, चाहे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, या अगर स्ट्रेट लाइन में देखो तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने में, तो तमाम जगहों पर डिटर्मिनेंट का यूज आ रहा होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली हमेशा कैसा मैट्रिक्स होता है बेटा, हमेशा एक स्क्वायर ऑर्डर का होता है। जैसे मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा है कि मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बोथ। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा होता है सर, स्क्वायर होता है। यानी कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो होगा 2x2, 1x1 है ना, 3x3, इस तरीके से हो रहा होगा। इसके अलावा बेटा डिटर्मिनेंट की हमेशा क्या होती है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। कोई भी डिटर्मिनेंट होगा हमेशा उसकी एक वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट का नाम है, लेकिन डिटर्मिनेंट की हमेशा क्या होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है ना। अच्छा, लोकेशन ऑफ द पॉइंट और बाकी सारी चीजें सेम इसी तरीके से जैसे मैट्रिक्स में होती हैं, वैसे ही सेम बेटा इसमें भी होती है। जैसे यहां पर देखो ये 2x2 है, एक बार जल्दी से मुझे फटाफट लोकेशन बता दो। यहां पर इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी सर, A11। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बेटा, A12। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी सर, A21। इसकी लोकेशन हो जाएगा सर A22। सेम इसी तरीके से यहां पर ये हो जाएगा सर A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, ये हो जाएगा सर A33। तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट। और यहां पर बेटा हम इसे क्या कहते हैं, M क्रॉस N जो यहां पर लिखा होता है, इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं सर, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे यहां पर ये 3 लिखा हुआ है, 3x3, तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये 2x2 है, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट आगे आ जाओ। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में देख रहे होते हैं कि सर हम इसको रोज बोल रहे होते हैं, जो ये वाले एलिमेंट है इनको रो कह रहे होते हैं, जो ये वाले एलिमेंट है इनको कॉलम कह रहे होते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा डिटर्मिनेंट में भी रो और कॉलम हो रहा होता है। ठीक है, बस इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये बात सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना, कभी भी रेक्टेंगुलर का डिटर्मिनेंट नहीं होता, रेक्टेंगुलर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे मैट्रिक्स में होता था, सेम उसी तरीके से यहां पर अगर हमारे पास n रो है, तो आप ये देख सकते हो A11, A12, A13 ऐसे करके A1n तक जाएगा। यहां पर हमारे पास n कॉलम है, तो ये हो जाएगा AN1, AN2, A, इस तरीके से लास्ट में क्या होगा बेटा, ANN होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है सर, n क्रॉस n है। ठीक है ना। और बाकी ये सारे के सारे AIJ क्या है, एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट है। जैसे A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A2J का मतलब सेकंड रो थर्ड, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से जैसे मैट्रिक्स में होता है, सेम उसी तरीके से बेटा डिटर्मिनेंट को भी हम कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया। यहां पर जैसे इसका ऑर्डर है सर 1x1, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है बेटा 3x3, है ना। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आ जाओ, ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई दी है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात सभी मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट हम किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट बेटा हम इन्हें कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट आप ये देख सकते हो, ये कॉन्जुगेट है। जैसे A13 कॉन्जुगेट होगा किसके, A31 के। A32 कॉन्जुगेट किसके होगा, A23 के। तो AIJ बराबर AJI जिसका होता है, उसे हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं। अब एक बार को डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि A11 इंटू A22 माइनस साइन लगा देते हैं बीच में, A12 इंटू A21। तो ये हमारा क्या हो जाता है सर, 2x2 का डिटर्मिनेंट हो जाता है।
सेम इसी तरीके से बेटा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जनरली आप लोग स्कूलों में फर्स्ट वाले रो के अलॉन्ग हैबिचुअल होता है, तो यहां पर आप लिख देते हो A11 इंटू इसका माइनॉर बेसिकली यहां पर लिखते हैं A22 A, ये वाला A22 A32 A23 A33 है ना। उसके बाद यहां से -A2 करने के बाद ये रो और ये कॉलम काट देते हो, यहां से हो जाता है A21 A31 A23 A33, ठीक है। उसके बाद आप जब A13 पर आते हो तो यहां से हमारे पास हो जाएगा A21 A31 A22 A32, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट की ओपनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जरा कुछ एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। कह रहे सर ए एंड बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 5 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab बेटा बताना है। यहां पर ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ठीक है। यहां पर डिटर्मिनेंट की बेटा जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आप इसको जरा ध्यान में रखना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। यहां पर सर एन हमारा क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेसिकली। दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab बेटा हमें बताना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab लिखा है, तो यहां पर हम 2 को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। ये कह रहा है 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑर्डर 3, तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना। तो यानी कि यहां पर हो गया 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा बेटा 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा, यानी कि 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा, यानी कि हो गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है सर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बेटा अपने को 5 दिया गया, यानी 5 गुणा 3 15, 24 गुणा 5 कितना होता है बेटा 120, तो यानी कि 120 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सभी मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो डिटर्मिनेंट हमारा ये 2 क्रॉस 2 का है, तो बस सीधा सीधा इनको सिंपली आप सॉल्व कर लो। यहां से हो जाएगा बेटा x प्लस 1, ये हो गया देखो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये हो गया सर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह पर लिख सकते हैं सर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और यहां पर हो जाएगा सर एक्स क्यूब माइनस का 1 क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया सर कैंसिल आउट, यानी 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया पुत्र, 2 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी मेरे बच्चों को, हाँ यार जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पर सर हमें a इज इक्वल टू दिस वन, तो हमें ये कह रहा है कि आप ये शो करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। तो देखो ये क्या है सर, दिस इज अ मैट्रिक्स, ये बात ध्यान रखना। अगर बेटा किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 303 ये हो जाएगा 036004, है ना। तो सर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं यहां से LHS, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा सर 3 4 जा 12 माइनस 0, यहां से हो जाएगा 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यहां से आ जाएगा 3 0 माइनस 0 आ जाएगा, यानी कि यहां से कितना हो गया सर 36 हो गया बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू कितनी आ गई सर 36 आ गई। सेम इसी तरीके से अपने को ये प्रूव करना है कि 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर है इसके, ठीक है। अच्छा इसमें एक हाँ ठीक है आई थिंक, है ना 3 6, हाँ यहां पर ये 12 होना चाहिए बेटा, ये 12 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमारे पास कितना हो गया 12 गुणा 3 36 आना चाहिए, है ना, ये हो जाएगा 36, तो इसको प्लीज इसको सही कर लो, ये हो जाएगा सर 36 और 36 गुणा 3 कितना होता है 108 हो जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह रहा है, तो यहां से RHS हम किस तरीके से निकालेंगे, RHS के लिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैलकुलेट कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 4 माइनस का 0, बाकी यहां पर तो 0 के साथ में कुछ भी लिखोगे आप 0 ही आ जाएगा, लास्ट में 1 के साथ में ये 0 माइनस 0 ये 0 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई, ठीक है। अब यहां से मैं बताना है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा 27 इंटू 4,
यानी कि 4 गुणा 7 यानी कि आ गया देखो 108। तो आप ये देख सकते हो यहां से बेटा हमारे पास LHS इज इक्वल टू क्या आ गया सर, RHS आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो पूरी कहानी मैंने समझा दी है तुम्हें। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, अगर हमारे पास ये बेटा वर्टिसेस अगर अपने को मालूम है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बेटा इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है मॉड 1/2। ध्यान रखना ये तीनों x के कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहां पर 1 1 1। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लास 11th में एरिया का एक फॉर्मूला तुम लोगों ने और भी पढ़ा होगा, ये मॉड यहां से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन बोर्ड लेवल पे बेटा आप ये डिटर्मिनेंट का ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना जो तुम्हारे अभी एनसीईआरटी में गिवन है, जनरली इसी तरीके से निकलवाते हैं, तो बोर्ड के लेवल पे तुम इसी तरीके से यूज करना। नेक्स्ट आ जाओ कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट। भैया 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं बेटा, जब इनका एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाए। ठीक है, ए बी सी, तो यहां पर अगर सॉरी यार, यहां पर अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेटा हमारा एबीसी 0 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे सर, तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो एरिया 0 होने का मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड हमारा 0 के बराबर हो जाए। मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होने का मतलब क्या है, x1 x2 y3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये सर हमारा 0 के बराबर आ जाए। तो यानी कि तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन कर रहा है शो दैट द पॉइंट दिस वन लाई ऑन स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द ए, यानी कि आप यहां पर कोई भी ए की वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करेगा, ये बात अपने को शो करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आप इसको शो करोगे। यहां पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सर आप इसे प्रूव करिए कि एक कोऑर्डिनेट है बेटा a+5 a-4, यहां पर दूसरा कोऑर्डिनेट है भैया a-2 a+3, और तीसरा कोऑर्डिनेट है बेटा a। ठीक है, ABC। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करेंगे तो हम यहां से क्या बोल देंगे सर, ABC आर कोलिनियर। हाँ या ना, ABC आर कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब बोर्ड लेवल पे तुम यहां पर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा सर a+5, यहां से हो जाएगा बेटा a-2, यहां से आ जाएगा सर a, ये हो गया a-4, ये हो गया सर a+3, यहां से आ जाएगा a 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बस अब इसको अब आपको ओपन करना है, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आप देखोगे तो यहां पर a की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सीधा डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर दो। तो मैं यहां पर डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा a+5, यहां से हो जाएगा a+3 माइनस a। ठीक है, माइनस a-4, यहां से हो जाएगा बेटा a-2 माइनस a। ठीक है, और यहां से आ जाएगा +1 a² माइनस 2a, यहां से हो जाएगा बेटा -a² माइनस का 3a। ठीक है, तो बस अब इसे सॉल्व कर लो, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल है ना, और बाकी a² से a² कैंसिल, तो बस अब यहां से सॉल्व करो इसे, ये हो गया देखो 3a+5, यहां से बेटा माइनस माइनस प्लस 2a-4, यहां से कितना आ गया 3 2 5 माइनस का 5a बराबर 0 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हो ये हो गया 3a + 15 + 2a -8 -5a बराबर 0 आ गया। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास ये आ गया बेटा 0। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। तो ये आ गया, तो यहां से आप ये देख सकते हो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहां पर आप ये देखो, यहां पर आप a की कोई भी वैल्यू आप पुट करो। ठीक है, यहां पर आप a की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि ये 3 2 5 ये हो गया कैंसिल आउट है ना, और यहां से 15 में से ये घटा दो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहां पर आप a की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा 0 बराबर 0 आना चाहिए। तो इसमें कहीं पर आई थिंक स्लाइट मिस्टेक है शायद, a+5 a-2 a-4 a+3 a 1 1 1 बराबर 0, तो ये हो गया a+3 माइनस a, माइनस टाइम से -4, तो ये हो गया बेटा a-2 -1, और यहां से आ गया 1, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करा, ये हो गया a² माइनस 2a माइनस a² माइनस का 3a। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया 3 टाइम्स a+5, और यहां से माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2
ए माइनस का 4 माइनस यहां से हमारे पास 3 2 5 है, 5a बराबर 0 आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। तो यहां पर ये अब अपने को देखो क्या करे, ये डू नॉट लाई, बिल्कुल सही बात है। आप यहां पर किसी भी ए की वैल्यू के लिए लाई नहीं करेगा। क्यों? रीजन उसके पीछे देखो सिंपल है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर ये हो गया 0 बराबर, ये कांस्टेंट का टर्म 15 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 7 आ जाएगा। क्या 0 कभी -7 के बराबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि यहां पर कोई भी ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो रियल वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट, यानी कि सर यहां पर ए की कोई भी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? हाँ या ना? अच्छा, अगर मान लो यही 0 बराबर 0 बन रहा होता तो, अगर यही 0 बराबर 0 बन जाता तो अपन बोल देते कि यहां पर ए की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आप कुछ भी उठा के पुट कर दो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या करे? डू नॉट लाई, अपने को ये बात प्रूव करना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। माइनॉर, माइनॉर ऑफ ए आई जे क्या होता है? देखो माइनॉर ऑफ ए आई जे बेसिकली ये होता है बेटा कि जिसका माइनॉर निकालना है उसका डिटर्मिनेंट आप निकालो। माइनॉर ऑफ ए आई जे बेसिकली ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय लीविंग द ith रो, लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम। ये होता है बेटा क्या? ये होता है सर हमारा माइनॉर ऑफ ए आई जे। ठीक है, जैसे यहां पर M11 निकालना है तो यानी पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये हमारे पास जो बनेगा दिस विल बी हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया A22 A32, यहां से हो गया A23, ये हो गया बेटा A33। तो ये हमारा माइनॉर हो गया किसका? 11 का। अब जैसे मान लो माइनॉर ऑफ 12 निकालना है, यानी पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो यहां से डिटर्मिनेंट क्या बना? A21 A31 A23 A33 आ गया। ठीक है ना? M33 कैसे निकालोगे? M33 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, यानी कि यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? A11 A21 A12 A22। ठीक है ना? तो दिस इज द हमारा माइनॉर ऑफ ए आई जे। अब बेटा कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर बेसिकली ये होता है कि -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी कि -1 की पावर आई प्लस जे। यहां पर आई और जे क्या है? ये लोकेशन है ना। अगर 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2, इस तरीके से। जैसे यहां पर देखो C11 अपने को निकालना है, तो C11 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 आ जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर M11 आ गया। M11 कैसे निकालोगे? यहां से पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, यानी कि हो जाएगा बेटा A22 A32, ये हो जाएगा सर A23 A33। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा C11। सेम इसी तरीके से C12 अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा सर -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, यानी कि -M12 आ जाएगा। M12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम आप छोड़ दो, यानी कि ये हो गया सर हमारे पास -A21 A31, और ये हो गया बेटा A23 A33। ठीक है, उसके बाद C33 निकालो। C33 के लिए हम क्या करेंगे सर? तीसरा रो तीसरा कॉलम आप छोड़ दो, यानी कि -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33, यानी हो जाएगा = M33, यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम हमें छोड़ना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम आप छोड़ दो, तो यानी कि ये हो गया A11 A21 A12 A22। ठीक है ना? तो दिस इज द हमारा C33। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो दिस इज द माइनॉर एंड कोफैक्टर। यहां पर देखो माइनॉर और कोफैक्टर के दो थ्योरम्स होते हैं। सबसे पहली थ्योरम ये होती है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो सर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इसको बना के आप यहां पर लिख भी सकते हो। कोफैक्टर की थ्योरम नंबर 1, इफ वी मल्टीप्लाई, है ना, इसको लिख लो, इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ एनी रो, एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम with the corresponding cofactor, with the corresponding cofactor, we get value of the determinant। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 1 नंबर का सवाल आ जाता है। थ्योरम इसकी सेकंड है, अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे
कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना दोनों थ्योरम्स। चलिए नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मोस्ट प्रिसाइज। तो एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा बेसिकली होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यानी कि कभी भी अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सीआईजे का ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहां पर आप ये 2 क्रॉस 2 की टेक्निक याद रखना। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास लिखा गया है 2 क्रॉस 2 का, और हमें इसका अगर एडजॉइंट ऑफ ए बेटा लिखना है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, इन दोनों को आप स्वैप कर देते हो, डी अगर यहां पर है तो डी यहां आ जाएगा, ए यहां पर है ए यहां पर आ जाएगा, ये दोनों का साइन आप चेंज कर दो यानी कि -b -c आ जाएगा, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द ए हो जाएगा। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस पर एक एग्जांपल देख लो, कई बार पेपर में आ चुका है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 9900 09900 0099 लिखा है, यहां पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से बेटा हम कैलकुलेट करेंगे, अब आप जानते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है सर 99, आप यहां से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 100 010 001, है ना। तो यहां पर हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 99 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए। तो बस अब आप इसको क्या करोगे, इसके साथ में कंपैरिजन कर दोगे। ठीक है ना, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई सर 99। ठीक है ना, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारा देखो यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, और दूसरी चीज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर होता है। इसको ना तुम कॉमन प्रॉपर्टी याद रखो। जैसे मान लो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इस तरीके से अगर एडजॉइंट ऑफ ए बेटा लिखा है और यहां पर एडजॉइंट जो है r टाइम्स हमारे पास लिखा है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द पावर r। यहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और r क्या है, कितनी बार एडजॉइंट लिखा गया। ठीक है ना, तो दिस इज द हमारा जनरल फॉर्मूला। अब अगर यहीं पर मान लो हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपसे बोले, तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो गई 1, तो r की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दोगे तो ये हो गया n-1। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपसे बोल रहा है, तो यहां पर r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है सर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ के ए हमारे पास क्या हो जाएगा, के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सारी प्रॉपर्टीज यार इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में, कई बार को कंफ्यूज कर जाता है ये। ठीक है, यहीं पर एक प्रॉपर्टी और याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता एडजॉइंट ऑफ ए प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ बी के, ये इसके बराबर नहीं होता। ठीक है भैया, क्लियर, ये इसके बराबर नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक प्रॉपर्टी और याद रखना, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है बेटा। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी टेक्निक और याद रखना, अगर हमारे पास एक कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स होता है सर A00 0B0 00C। अगर हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखना होता है तो इसका डायरेक्ट तरीका आप देख लो, यहां पर अगर हम ये वाला एलिमेंट लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, हो जाएगा BC 0 0 0।
बी की जगह पर बेटा ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, सी की जगह पर ए इंटू बी कर दो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिखने का टेक्निक मैंने तुम्हें समझा दिया इसको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक नंबर के सवालों में कई बार को पूछ लेता है, जैसे लेट से 2 0 0 0 3 0 0 0 8, हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तुरंत ही हमने देखा सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो 2 की जगह पर क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 0 0, 3 की जगह पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 0 0, इसकी जगह पर 3 2 जा 6। बात समझ आ गई? तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, फटाफट सवालों को सॉल्व करेंगे। कह रहे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा हमें बतानी है। अब यहां पर देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सर एन की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा क्या होता है, दिस इज अ मैट्रिक्स, है ना, ये कैसा होता है सर, दिस इज अ मैट्रिक्स। ये क्या है, ये है सर हमारा कांस्टेंट। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट से हमें कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो वहां पर हमेशा फॉर्मूला यूज करो, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला। तो यहां पर ये 4 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, यानी 4 स्क्वायर हो गया बेटा 16, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, यानी हो गया सर 2 माइनस 1, यानी ये हो गया 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया सर 64 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर, 64 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है भैया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देख रहे हो तुम लोग कितना कंसाइज और क्रिस्प तरीके से मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, अब देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इसको लिखा, ये पूरा एक तो लिखा होता है बड़ा मुश्किल काम होता है यार। चलो आ जाओ, इनवर्स को मैं सबसे पहले तुम्हें समझाता हूं। देखो अगर हमारे पास कभी भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सर यहां पर हमारा ए का इनवर्स क्या होता है बेटा, बी होता है, और सर बी का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर? अगर हमें कभी ए इनवर्स निकालना है बेटा, तो ए इनवर्स हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो कि अगर ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर सवाल किस तरीके से बनता है। इस पर सवाल ऐसा बनता है, मान लो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0 है, फाइंड ए इनवर्स। इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बनता है, तो निकालना जरा इसको। तो कैसे निकालोगे, अगेन वही काम, ए इंटू बी, तो एक साइड में रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी सब कुछ दूसरी साइड लेके जाओ। ये हो गया ए स्क्वायर, तो यहां से बेटा ए को ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख देता हूं, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जरा यहां पर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द ए, दिस वन इज द बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर अगर ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स हम क्या बोल देते हैं बेटा, बी बोल देंगे। तो यहां से सर ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ए का इनवर्स ये हो जाएगा सर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार। अब ए इनवर्स होता क्या है बेटा, ए इनवर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। अब देखो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। कैसा, नॉन सिंगुलर। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, तो ये दोनों पॉइंट आप इसको ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स एक बार को देखते हैं। भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है, मतलब कि ए इनवर्स का 2 बार इनवर्स कर लेंगे तो ये ए आ जाएगा। दूसरा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है। देखो कैसे, यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इनवर्स इंटू ए। तो अगर आप यहां से ये ले लो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है भैया, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ यार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये काफी ज्यादा आपका जो 5 नंबर का सवाल आता है उसमें बहुत काम आता है बेटा, कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है सर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है ना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बी इनवर्स क्या होता है भैया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज आप और एड ऑन कर लो। एक तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें सिखाई है ना, ये हो, चलो इसको 5वां नंबर डाल लो। इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज और नोट डाउन करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कभी भी हमारे पास a प्लस माइनस बी का इनवर्स बेटा लिखा है तो ये a इनवर्स प्लस माइनस बी इनवर्स के बराबर नहीं होता। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर लिख लो, ये k इंटू ए का इनवर्स ये 1 बाई के इंटू ए इनवर्स हो जाता है। ये भी कई बार को ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है, तो अगर कहीं पर लिख देगा तो इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास बेटा ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 2025 बोर्ड में बहुत सवाल आए हैं इस पर। ठीक है, ए अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू बेटा ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी हमारे पास लिखा गया है। तो यहां से भैया इसका जो ए इनवर्स है, वो ए इनवर्स बेटा लिखने का डायरेक्ट तरीका ये है कि आप ए की जगह पर 1 बाई ए कर दो, 0 0 0, ये हो जाएगा 1 बाई बी 0 0 0 1 बाई सी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए इनवर्स आप सीधा सीधा लिख सकते हो। ये कई बार बेटा पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो हमारे पास ए इज इक्वल टू, ये लिखा है सर 1 बाई 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस का 5 बाई 2 है ना। और अगर हमें इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे यार, 1 बाई 2 को उल्टा कर दो, 1 बाई 2 को उल्टा करोगे हो जाएगा 2 0 0, ये हो गया 0, 3 का उल्टा 1 बाई 3 0 0 0 माइनस 5 बाई 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 बाई 2 का उल्टा, तो यही हमारा क्या हो गया सर, दिस इज द हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को एकदम दिमाग में बसा के रखना। ठीक है ना, हाँ, तो इसको एकदम दिमाग में बसा के रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर सभी मेरे बच्चों को? अच्छा, इसमें ना 2x2 का ऑब्जेक्टिव में तुमसे पेपर में पूछ लेता है, जरा इसको भी ध्यान रखना। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर बेटा a इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स दे देता है ना, और सवाल आपसे ये बोल दे फाइंड ए इनवर्स, तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है, देखो ए इनवर्स हमारा क्या होता है बेटा, ए इनवर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, यही होता है ना। तो यहां से सर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 यानी 10 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस का 2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, ये दोनों को स्वैप कर दो यानी हो गया सर 5, ये हो गया 2, इन दोनों का साइन चेंज कर दो यानी -3, ये हो गया सर माइनस का 4। अब यहां से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, तो यहां से बेटा ए इनवर्स लिख लो आप फटाफट। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारा ये हो गया 5 -3 -4 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1/2 आ गया। तो यानी कि यहां से बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, माइनस को अपन अंदर लेके जा सकते हैं
तो ये हो जाएगा सर -5 3 4 माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो यही हमारा क्या हो गया सर, ए इनवर्स आ गया। क्रिस्टल क्लियर है बेटा सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो इनवर्स के रिगार्डिंग ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप एक तो ध्यान में रख लेना। दूसरा यहां पर इनवर्स के रिगार्डिंग, एडजॉइंट के रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रख लेना। यहां पर एक दो छोटी मोटी बातें और नोट बना के आप लिख सकते हो। नोट, सबसे पहला नोट बेटा ये है कि सर अगर इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, मान लो हमारे पास कहीं पर लिखा है ना, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर हमारे पास ए जो है नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो यहां पर ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और बेटा अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर हम दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। तो ए इनवर्स से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी। ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी। तो यहां से बेटा हमारे पास बी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो यहां पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, लेकिन कब, अगर हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तब, ठीक है। जनरली होता क्या है कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो, इफ ए बी बराबर ए सी एंड ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, then cancellation law holds true in matrix multiplication, बात समझ आ गई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अच्छा, अब यहां पर एक आधा दो बातें छोटी छोटी और नोट डाउन करो। ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार को। अगर हमारे पास इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है सर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यार आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, यही होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब यार यहां पर देखो हमारे पास ना दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है, केस 1, कि सर अगर n हमारा कैसा हो, n हमारा इवन हो, तो बेटा यहां से -1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, यानी दैट इज ऑलवेज ट्रू। इसकी कोई कीमत नहीं बनी उतनी, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि सर हमारा n कैसा हो, ऑड आ जाए बेटा, n ऑड हो जाए, तो -1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यार यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो यहां से सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 के बराबर आ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो सर उसका डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि सर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको नोट बना के आप लिख भी सकते हो, नोट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है सर, 0 के बराबर होता है। बात समझ आ गई सभी बच्चों को, हाँ या नहीं। तो इस पर बेस्ड ना आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर बेटा डेल्टा इज इक्वल टू, ये लिखा है सर 0 x माइनस ए x माइनस बी a माइनस एक्स 0 x माइनस सी b माइनस एक्स c माइनस एक्स 0। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट, सर हमें यहां पर डेल्टा की वैल्यू बतानी है।
अब एक तो ये तरीका है कि लग गए गधा मजदूरी करने ठीक है, गधा मजदूरी करने लग गए। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी को थोड़ा सा सोच लेते हैं, भैया इसका ऑर्डर क्या है सर, 3 × 3 है ना। और अगर आप इसको देखो तो ये कैसा मैट्रिक्स बन रहा है बेटा, यहां पर x माइनस ए है, यहां पर a माइनस एक्स, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स x माइनस ए। ये x माइनस बी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स x माइनस बी। ये x माइनस सी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स x माइनस सी। तो यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया कि नहीं, बताओ। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। और भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर। तो हमारा डिटर्मिनेंट यहां से क्या हो जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा डायरेक्ट सर 0। बात समझ आ गई, हाँ यार जल्दी से एक बार मुझे बता दो खटाखट। ठीक है भैया, क्लियर सभी बच्चों को। चलो एक सवाल और मैं देता हूं तुम्हारे को, ये भी क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। डेटा अलग हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पैटर्न सेम है। 2 3 -2 0 5 -3 -5 0। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आई थिंक तुम्हारी एनसीईआरटी का 4.1 में ही दिया गया है, शायद 4.1 या 4, हाँ 4.1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 6 देख सकते हो। तो यहां पर आप ये देख लो कि सर ये कैसा मैट्रिक, ये कैसा डिटर्मिनेंट है बेटा, ऑड ऑर्डर है ना। ये कैसा है सर, ऑड ऑर्डर। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल सर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, 0 के बराबर आ जाएगी। तो डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा कुछ एक प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बेटा याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टी जिसकी याद रख लेना। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, ए बी सी, तो यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, ए वन ए टू ए एन, तो यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन के बराबर। अगर बेटा मैं इसी को सब कुछ सेम कर देता हूं, ठीक है, तरीका सीखो। मान लो यही ए इंटू ए इंटू ए इस तरीके से एन टाइम्स अगर हो जाता है, तो यहां से हम इसी को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार, एन टाइम्स। यानी कि यहां से बेटा हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये तीसरी प्रॉपर्टी भी याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी के। भैया डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, मान लो अगर हमारे पास कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाए 0 B 0 0 0 C, तो इसका आंसर डायरेक्ट ABC हो जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, तीनों डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर कभी भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, आप सीधा सीधा डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ है ना। तो ये पूरी की पूरी बेटा प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब आ जाओ यहां पर जरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड जानने के पहले तुम यहां पर थोड़ी सी कुछ एक बातें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग सीख लो। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर लिखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, दो वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को अपन किस तरीके से लगाते हैं। दो वेरिएबल को अगर तुम समझ ले गए तो 3 वेरिएबल तुम समझ जाओगे। जैसे मान लो यहां पर L1 है बेटा A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और L2 है भैया A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री में लाइनें कितने प्रकार की होती हैं, तुम बोलोगे सर 2D ज्योमेट्री में लाइनें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा,
इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंटल लाइन। यही पढ़ा है क्लास 11th वगैरह में, अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइन बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। इसे हम क्या कहते हैं सर? कोइंसिडेंटल लाइन बोल देते हैं, कोइंसिडेंटल लाइंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही हैं। तो यहां पर ये दोनों लाइनें कितनी जगह पर काट रही हैं? एक जगह पर, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? यूनिक सोल्यूशन। ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं? कहीं भी नहीं सर, यानी कि यहां पर आ जाएगा नो सोल्यूशन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही हैं? ये देख सकते हो इनफाइनाइटली मेनी जगह पर काट रही हैं, यानी आ जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, ग्रेट है। अब इनकी कंडीशन जरा एक बार 10वीं में याद करो, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। होता है क्या? नहीं सर। तो यानी कि ये हमारा नहीं होगा, यानी कि कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा सर? कोई भी बराबर नहीं होगा। और अगर बेटा ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाएगा। ये तीनों बराबर होंगे? नहीं सर, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कोइंसिडेंटल में क्या होगा सर? तीनों कोफिशिएंट हमारे बराबर आ जाएंगे, यानी कि अगर तीनों कोफिशिएंट हमारे बराबर आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे सर? लाइनें हमारी कोइंसिडेंटल होंगी और इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब यहीं पर दो बात और समझ लो। एक होता है बेटा कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करे। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर कहीं पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो यहां पर हमारा कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट मतलब होता कम से कम एक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ। और यानी कि तुम समझ सकते हो कि यहां पर जो हमने लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी में भी कम से कम एक तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर कभी भी बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन अगर आ रहा है, नो सॉल्यूशन, तो इसे हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि यहां पर ये जो पैरेलल लाइन से सॉल्यूशन आ रहा है, दिस इज द इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। तो ये तो पूरी कहानी है किसकी? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल की। लेकिन हमें टू वेरिएबल नहीं सीखना, हमें तीन वेरिएबल का सीखना है, क्योंकि तीन वेरिएबल का तुम्हारे पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से एकदम 100% एकदम गारंटीड कंफर्म है। समझ रहे हो? 100%। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम, मतलब समझ लो गांठ बांध लेना तुम, एकदम 5 मार्कर क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म है ये। ठीक है, हाँ। अब जरा इसको देखो कैसे हम क्या करते हैं। हमारे पास यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा गया है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास लेट से ये लिखा गया है a1x, ये दिस वन। ठीक है, तो यहां पर हम करते क्या है बेटा? सबसे पहला एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं। ये क्या है? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या होता है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हो गया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर एक वेरिएबल का मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं। वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या है? यहां पर वेरिएबल क्या है सर? एक्स वाई जेड। उसके बाद यहां पर एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा सर हमारा d1 d2 d3। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये इसका ऑर्डर क्या है बेटा? दिस इज द 3x3। ये हो गया सर 3x1, ये हो गया बाबू 3x1। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ax बराबर b, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर हम इसको ax बराबर b लिख सकते हैं। कैसे? इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो एक बार।
यहां से रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। फिर यहां से ये दूसरा वाला रो उठाओगे, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, है ना। सेम इसी तरीके से यहां से a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, इस तरीके से कर दोगे ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो अपन इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, ax बराबर b। अब यहां पर देखो क्या कर रहे हैं बेटा, ये अज्यूम कर रहे हैं ए हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर है। तो अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर होगा तो यानी कि इसका ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से दोनों साइड हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ए इनवर्स इंटू बी आ गया। यहां पर ये ध्यान रखना, ये x क्या है, x हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये है x। और a इनवर्स क्या होगा बेटा, a इनवर्स हो जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द a, ठीक है ना। और b तो तुम समझ ही रहे हो, b क्या है, b ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है। यहां पर b है d1 d2 d3, ठीक है। तो b तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, x हमारे को रहेगा, a इनवर्स तुम्हारा यहां से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ ए कहां से आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा सी आई जे का ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। चलो अब एक बार नंबर ऑफ सोल्यूशन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पर देखो हमारे पास क्या लिखा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि ये कुल मिला के हमारे पास क्या बन गया, दिस इज a इनवर्स इंटू बी, है ना। तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू हो गया a इनवर्स इंटू बी। बस ये तुम ध्यान में रखो। नेक्स्ट आ जाओ नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहला काम आप यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करो, ठीक है। यानी कि आप ये चेक करो कि मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, तो यहां से तुम क्या बोल दोगे, इसका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और यूनिक सोल्यूशन बेटा हम निकालते कैसे हैं, यही a इनवर्स इंटू बी से, ठीक है। और अगर कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 आ जाए, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब भैया अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तो यहां पर तुम क्या बोलोगे, सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। और अगर मान लो कभी इन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन जीरो आ जाए, तो यहां पर हमारे पास नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तुम्हारे पेपर में जो ज्यादातर पूछा जाता है 5 नंबर में, वो ये वाला केस पूछा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा यहां पर बोर्ड लेवल पे नॉन सिंगुलर आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि भैया फाइंड द एक्स की वैल्यू, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब आ जाओ कुछ एक सवाल करते हैं। तो ये हमारी पूरी कहानी थी। सबसे पहले हम 5 नंबर का सवाल ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का करते हैं, उसके बाद बाकी कुछ देखेंगे, ठीक है। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने टाइप के सवाल बनते हैं, सबसे पहले ना मैं तुम्हें इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूं, सुनना ध्यान से, जो तुम्हारे बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो तुमसे ऐसा बोलेगा, समझना कि सर टाइप 1, यहां पर तुम्हारे को ए एक मैट्रिक्स दे देगा, यहां पर 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और तुमसे यहां पर ये बोलेगा कि यूजिंग ए इनवर्स फाइंड सोल्यूशन, ठीक है। आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में तुम्हारी खास बात ये रहेगी कि जो यहां से तुम ए बनाओगे, वो सेम ए तुम्हारा ये वाला बन रहा होगा। तो यानी कि तुम ए इनवर्स यहां से निकाल लोगे, तो सीधा सीधा यहां से x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी निकाल लोगे, तो आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला टाइप है। बात समझ आ गई। तो यानी कि जो ए हमारे पास ये दिया गया है, वही सेम ए यहां पर बन गया, तो हमारा काम आसानी से बन गया। इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, यहीं पर ये हो गया मान लो टाइप 1, ठीक है। इसी में टाइप 2 का क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा।
ये जो मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूं तुम समझ लो तुम्हारा पेपर आउट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब जरा इसी में टाइप 2 देखो, इसी में टाइप 2 ऐसा बनेगा कि ए तुम्हारे को दिया रहेगा, लेकिन जो तुम यहां पर ये मैट्रिक्स बनाओगे ना बाबू, यहां पर ये तुम्हारा कुछ अलग मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स होगा ये ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी कि यहां से जो तुम्हारा कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स आएगा ना, कॉफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ये तुम्हारा ए ट्रांसपोज के बराबर आ रहा होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, तुम इस ऐसे सवालों को कैसे प्रोसीड करोगे, यहां पर ax बराबर डी मत लिख देना गलती से, यहां पर क्या लिखोगे px बराबर डी, और सॉरी px बराबर b, तो यहां से x इक्वल टू क्या लिखोगे p इनवर्स इंटू b लिखोगे। अब यहां पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेना कि p बराबर a ट्रांसपोज है, तो अगर हम p इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a ट्रांसपोज का इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब ए इनवर्स तो तुम यहां से निकाल ही लोगे, तो बस उसका ट्रांसपोज उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है ना। तो यहां पर इसका ट्रांसपोज उठा के पुट कर देना। तो ये जो यहां पर ये जो स्टेप है ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना। कई बार को पेपर में ये वाला पूछा जाता है, मतलब ये समझ लो आउट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर के। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें जो टाइप 3 का सवाल है, टाइप 3 का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, तो बोलेगा फाइंड ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहां पर तुम्हारे को 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखेगा, ठीक है ना। अब इसमें भी, अब ये जो क्वेश्चन है ना एकदम सेट पैटर्न है, ये सवाल और ज्यादा आसान है। देखो इसमें होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे ना, तो जब भी तुम ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखना ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये हमेशा तुम देख लेना तुम्हारे लेवल पे जो भी सवाल आते हैं बोर्ड में, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां से ए इनवर्स बराबर क्या बोल दोगे बी, या तो बी इनवर्स बराबर ए, ठीक है ना। इस तरीके से तुम यहां पर बोल दोगे। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी 2 वैरायटी के सवाल बनते हैं। एक वैरायटी तो ये बनता है कि यहां से जो तुम ए निकालोगे, है ना, यहां से जो कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओगे, कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, वही डिट्टो तुम्हारा ये या तो ए के बराबर होगा या तो ये बी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो ये मैट्रिक्स बनेगा वही सेम, वो एकदम जो ए लिखा है वो या तो बी लिखा है उसके बराबर हो जाएगा। तो तुम यहां से इसको कैसे लिख दोगे, यहां से अगर मान लो ये ए के बराबर है तो ए एक्स बराबर बी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दोगे ए इनवर्स इंटू बी, है ना। अगर यहां पर ये ए के बराबर हुआ तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स तुम्हारा बी के बराबर हो जाएगा। बी क्या है यहां पर दिया गया है, तो तुम्हारी कैलकुलेशन कई गुना ज्यादा आसान बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ए इनवर्स बराबर क्या है बेटा बी है, तो यही चीज उठा के यहां पर पुट कर देना, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा चीज इसी में ये हो सकता है कि मान लो ये जो मैट्रिक्स है ये बी के बराबर है, तो यहां पर तुम्हारा ये बी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ये बी के बराबर हो जाएगा, है ना। अब मैंने यहां पर बी ले रखा है तो तुम इसको डी ले लो, इनफैक्ट ये अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को डी मैंने लिख दिया, तो यहां से एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू डी हो जाएगा। अब अगर मान लो ये b के बराबर है तो b का इनवर्स क्या होगा, b का इनवर्स a हो जाएगा, तो तुम बस यहां पर a पुट कर देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a इंटू डी, क्लियर। यहां पर ये b इंटू डी हो रहा होता। तो इस तरीके से तुम ये देख सकते हो कि मैंने ये तुम्हें पहला वो केस बताया है जब इसका जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो या तो a या तो b बन रहा हो। इसी में एक वैरायटी और भी आती है, इसमें 4 वैरायटी बनती है, ठीक है। एक तो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स या तो a के बराबर हो या तो b के बराबर, तो a का इनवर्स b का इनवर्स a, यहां से सीधा निकाल जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो दूसरा वैरायटी आता है, वो दूसरा वैरायटी देखो क्या होता है, ये टाइप 4, ठीक है, टाइप 4। कंसेप्ट को समझ लोगे आराम से काम बन जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो मैट्रिक्स है ना यहां पर, वो या तो ए का ट्रांसपोज लिखा होगा या तो बी का ट्रांसपोज लिखा होगा, ठीक है ना।
ये मैं जितने वैरायटी बता रहा हूं इतने ही वैरायटी बेटा पेपर में आते हैं। ये तुम समझ लो पेपर में आउट कर रहा हूं, अगर तुम समझ लेगे इनको तो ठीक है। तो यहां से जो भी मैट्रिक्स हमारा मान लो ये P आएगा, P क्या है सर, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। ये या तो A ट्रांसपोज के बराबर होगा या तो B ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये P है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखोगे, Px बराबर D, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा P इनवर्स इनटू D, है ना। तो बस यहां पर यही वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेना जो मैंने यहां पर तुम्हें बताया था। तो अगर मान लो यहां पर ये P जो है A ट्रांसपोज के बराबर अगर आता है ना, तो P इनवर्स के लिए क्या करोगे, A ट्रांसपोज का इनवर्स, तो ये हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज। अब A इनवर्स क्या होगा यहां पर, A इनवर्स हो जाएगा हमारा B, यानी ये क्या हो गया, B ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। और यहीं पर ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये P हमारा B इनवर्स के B ट्रांसपोज के बराबर आ गया, जो P है ये B ट्रांसपोज के बराबर आ गया, तो क्या करोगे, फिर दोनों साइड इनवर्स निकाल लेना, ये B ट्रांसपोज का इनवर्स, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, B इनवर्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब B इनवर्स क्या है, B इनवर्स है A के बराबर, तो यानी कि ये A ट्रांसपोज आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से सवाल को प्रोसीड करोगे। बात समझ आई। तो इसमें इतने वैरायटी के सवाल बनते हैं। ये हमारा हो गया टाइप 4। अब इसमें एक वैरायटी और है, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से लिख देता है, देखो 5/y 6/z इज इक्वल टू मान लो 2, है ना, -1/x प्लस 6/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 10, 2/x -1/y -1/z इज इक्वल टू 12, ऐसा सवाल दे दे। और यहां पर तुमसे बोलेगा फाइंड x y z यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा वही क्लास 10th का लॉजिक यूज करते हो कि भैया O1/x को कैपिटल x, O1/y को कैपिटल y, O1/z को कैपिटल z मान लो, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा -x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 12। बस अब यहां से क्या करोगे, अगेन वही काम, यहां से a लिखो, x लिखो, यहां से d लिखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax बराबर d, तो ये हो जाएगा सर a इनवर्स इनटू d, है ना। बस यहां पर ये बात ध्यान रखना कि जो ये x आएगा ये कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z आएगा, बस लास्ट में इसको बस चेंज कर देना तुम, कैपिटल X को 1/x, कैपिटल Y को बेटा 1/y एंड कैपिटल Z को 1 स्मॉल z, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारे को x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मेनली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम्हारे लेवल पे कितने टाइप के सवाल हैं, एकदम निचोड़ बता रहा हूं, एक, यहां पर इसी का दूसरा वैरायटी 2, तीसरा तीसरे में 2 वैरायटी, ठीक है, फिर चौथा चौथे में भी 2 वैरायटी, फिर ये पांचवा, टोटल मिला के 5 वैरायटी के सवाल आते हैं। अगर तुम इनको समझ ले गए, बस ये समझ लो एकदम मामला बढ़िया। जैसे ये देखो जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा था, ये देखो वही क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर ए दिया गया, बी दिया गया, अब तुम इसको ए भी निकाल लेना, ए भी तुम्हारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कि ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए आ जाएगा। यहां से निकाल के ट्राई कर लेना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है ना। और पेपर में इसको लिख के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना, 1 0 0 0 1 0, एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा ना, हाँ मुझको आता है, ठीक है तो अब यहां से देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां से ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया सर 1 -1 1, ये हो गया सर 1 2 -2 2 1 3, और यहां से x क्या हो गया भैया, x y z, और ये d क्या हो गया बेटा, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, सॉरी कांस्टेंट का मैट्रिक्स 4 9 1। तो यहां से आप क्या लिख लोगे, ये हो गया सर a x इज इक्वल टू डी, यही आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू डी आ जाएगा। अब बस ये तुम बात चेक कर लो कि आखिरकार ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो इनमें से कौन सा है। इनमें से देखो दिख रहे 1 -1 1 1 2 -2 2 1 3, ये 1 -2 है ना। तो ये ध्यान से देखो, ये जो मैंने यहां पर लिख रखा है वो सेम यही मैट्रिक्स है ना। तो इसको मैं
चलो मैं इसको पी यहां पर ना इसको पी बोल दो, ठीक है ना। तो यहां से आप ये देख सकते हो, तो मैं इसको पी एक्स यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। पी एक्स बराबर डी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इनवर्स इनटू डी। अब ये देख सकते हो पी क्या हो गया बेटा, बी के बराबर है ना। तो सिंस पी बराबर बी है, तो यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इनटू डी। अब बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स हमारा ए के बराबर है ये सबसे बच्चा सवाल है ये, एक्स इक्वल टू ए डी आ गया। अब ए क्या है, ए रहा ये, और डी क्या है, डी रहा ये, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए डी, ए हो गया -444 -713 5 -3 -1, और डी क्या है बेटा 491। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से रो उठाओ यहां से कॉलम, तो 4 4 जा -16, 9 गुणा 4 36 + 4, 40 में से 16 घटा देंगे यानी कि आ गया 24, है ना। इसको सॉल्व करो, ये हो गया -28 + 9 + 3, 9 3 12, 12 और 16, यानी कि आ जाएगा सर माइनस का 16। यहां से ये लो 20 -27 -1, 28 में से 20 घटा देंगे यानी कि आ गया सर माइनस का 8। तो भैया एक्स वाई जेड बराबर हमारे पास ये आ गया, देख लो। तो यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24, वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -16, जेड की वैल्यू कितनी आ गई -8। सिंपल, ठीक है ना। बस एग्जाम में तुम्हारे को ये एक काम और करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला काम तुम और करके दिखा देना। तो यहां पर इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये तुम देख सकते हो, सारी कहानी मैंने तुम्हें समझा दी है, ठीक है भैया। तो दिस इज द थिंग यार, आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन तुम लोग घर से एक बार ट्राई कर लेना खुद से, है ना। तो आपको बेटा इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो पीडीएफ तुम्हारे को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग देख लेना, इसको स्कैन कर लेना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हो तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर। तो आई होप यार सभी मेरे बच्चों को सेशन में बहुत मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बता के जाना यार सेशन कैसा लगा, ठीक है। और एक बार जरूर मुझे बता के जाना सेशन कैसा लगा। बाकी सारे चैप्टर का कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारे मिड टर्म में आ रहा है उसको भी बता के जाना एक बार, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आखिरकार सेशन कैसा लगा, ठीक है। और बाकी तुम्हारे डाउट्स कहाँ कहाँ पर हैं एक बार उसको भी लिख के जाना, मैं देख लूंगा, तो उस पर बेस्ड हम लोग और सेशन प्लान कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर बेटा।